Hello guys, welcome to the channel अरविंद नाथ लेक्चरर इकोनॉमिक्स। साथियों, आज से मैंने इस चैनल पर प्रवक्ता भर्ती अर्थशास्त्र की मुख्य परीक्षा की सीरीज शुरू कर दी है। इस चैनल पर मेरा यह प्रयास रहेगा कि आपका पूरा जो सिलेबस है उसको कवर किया जा सके। साथियों, जिसका परिणाम बहुत ही सुखद होगा। तो आपको मैं यह भली भांति से बता देता हूँ कि इस सीरीज के द्वारा आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा सिलेबस के ही अकॉर्डिंग आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में पूर्ण रूप से मदद मिलेगी और आपका सिलेक्शन पक्का निश्चित रूप से हो सकेगा। तो गाइस, मैं चलता हूँ, पहले थोड़ा सा आपको इसके सिलेबस के बारे में बता लेता हूँ और उसके बाद हम आज की महत्वपूर्ण सीरीज को चालू कर देते हैं। तो इसका जो सिलेबस है वह 4 भागों में बांटा गया है और सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बता दूँ कि इस एग्ज़ाम में 200 अंकों का 200 क्वेश्चन आएंगे, यानी 1 अंक 1 मार्क्स का। कहने का मतलब यह है गाइस कि आपको ऐसा कोई सा भी टॉपिक नहीं छोड़ना है जो कि आपसे कवर ना हो, यानी आपको प्रत्येक टॉपिक को कवर करना है, जिससे आप सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम ज़रूर आ सकें। तो गाइस, पहले चलते हैं इसके 4 पार्ट की ओर कि वह 4 पार्ट क्या क्या हैं। फर्स्ट पार्ट है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, जिसमें हम इसका अर्थ, केंद्रीय समस्या, उत्पादन संभावना वक्र और अवसर लागत पढ़ेंगे। फिर है उपभोक्ता संतुलन एवं मांग, उत्पादक व्यवहार एवं पूर्ति, बाजार के स्वरूप और कीमत का निर्धारण। ये सब सारे टॉपिक, इतने सारे टॉपिक आएंगे आपके पूरे पार्ट नंबर 1 में। दूसरा जो पार्ट है वो है व्यापक अर्थशास्त्र, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी समष्टि अर्थशास्त्र, और इसमें हम जितनी भी राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं होती हैं उनसे संबंधित मुद्रा एवं बैंकिंग, रोजगार एवं आय का निर्धारण, सरकारी बजट और भुगतान संतुलन इत्यादि के टॉपिक पढ़ेंगे। और तीसरा जो इसका पार्ट है वो भारतीय अर्थव्यवस्था, विकास नीतियाँ एवं अनुभव 1947 से 1990 तक, ये समस्त टॉपिक का हम अध्ययन करने वाले हैं। और चौथा जो टॉपिक है वह सांख्यिकी है। इसमें हम सांख्यिकी का अर्थ, महत्व, विधियाँ, ये सब सारे चीज़ें पढ़ेंगे। मीन, मीडियन, मोड इत्यादि, सहसंबंध, गुणांक है, मुद्रास्फीति सूचकांक इत्यादि चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो हमने देखा था कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र, यानी पार्ट फर्स्ट में सूक्ष्म अर्थशास्त्र, अर्थ और अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या, उत्पादन संभावना वक्र और अवसर लागत। तो आज की वीडियो में हम पार्ट फर्स्ट, सीरीज फर्स्ट, यानी उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा अर्थशास्त्र पार्ट फर्स्ट, सीरीज फर्स्ट को शुरू करने वाले हैं। तो इसकी चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो इसकी क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पार्ट फर्स्ट में इसका अर्थ है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, उत्पादन संभावना वक्र और अवसर लागत है, यानी मीनिंग है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर है, एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी इतने टॉपिक्स को हम पहले कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज मैं आपको इससे संबंधित 20 प्रश्न को हल कराऊंगा, और इसके बाद जो क्वेश्चन बच जाएंगे उसको नेक्स्ट सीरीज में, यानी सीरीज 2 में लाएंगे। तो आइए, सीरीज फर्स्ट में प्रवक्ता एग्जाम अर्थशास्त्र की सीरीज फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका सीरीज फर्स्ट का
फर्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन है। यहाँ पर इकाइयाँ कर लेना आप। विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन है या संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन है या कुल राष्ट्रीय आय है या नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए हो जाएगा। आंसर नंबर ए है विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन। गाइस, व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स वह इकोनॉमिक्स होती है जिसमें हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, न कि संपूर्ण आर्थिक इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र हैं क्या परस्पर पूरक हैं, परस्पर विरोधी हैं, परस्पर भिन्न हैं या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परस्पर पूरक हैं, यानी एक एक को रिलेटेड है, यानी एक दूसरे से इनका अंतर संबंध होता है। जैसे यदि हम बात करेंगे कि एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति का आय किस चीज़ में किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और पूरी राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस चीज़ में किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में। तो राष्ट्रीय आय कैसे बनेगी? जब पहले व्यक्तियों की आय निकलेगी तभी तो राष्ट्रीय आय बनेगी। कहने का मतलब ये व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र आपस में कैसे हैं? परस्पर पूरक हैं। क्लियर हो गया आपका? ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 की यदि हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र अध्ययन करता है क्या राष्ट्रीय उत्पादन का, विशिष्ट फर्मों का, कीमत स्तर का या उपरोक्त सभी? तो क्या कीमत स्तर और राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन किस चीज़ में किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, विशिष्ट फर्मों, यानी विशिष्ट चीज़ें, विशिष्ट उद्योग, विशिष्ट वस्तु, विशिष्ट उपभोक्ता, ये सब किसी में अध्ययन किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र, जिसके व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं। आप कन्फ्यूजन नहीं होता, सूक्ष्म बोलो, व्यष्टि बोलो, माइक्रो बोलो, MICRO माइक्रो। ठीक है ना? क्लियर? नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक समस्याओं को 5 भागों में बांटा है? J.M. कीन्स ने बांटा है या F.H. नाइट ने बांटा है या बोल्डिंग ने बांटा है या रोबिन्स ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो है F.H. नाइट। F.H. नाइट एक ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने आर्थिक समस्याओं को 5 भागों में बांटा है। अब है प्रश्न नंबर 5, व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है व्यक्तिगत इकाइयाँ, छोटे छोटे चर या व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण या उपयोग सभी? जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया गया परिभाषा में कि ये व्यक्तिगत इकाइयाँ, व्यक्तिगत मूल्य या छोटे छोटे जो चर होते, छोटी छोटी इकाइयाँ होती है, उनका इसमें अध्ययन किया जाता है। तो इसके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल, ये सब है, उपरोक्त सब। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यक्तिगत या व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग या ये सभी? क्या किया जाता है? जितने भी व्यक्तिगत चर होते हैं वो इसमें अध्ययन किया जाता है, यानी इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर? तो अब आप इस पेज की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं में यानी व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में विभाजित किया। यानी किस अर्थशास्त्र ने व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र को विभाजित किया है आर्थिक क्रियाओं के आधार पर? तो ये विभाजित किसने किया है? मार्शल ने, रिकार्डो ने, रैगनर फ्रिश ने या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या है? रैगनर फ्रिश एक अर्थशास्त्री थे, इन्होंने व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र को विभाजित किया है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, आय विश्लेषण में या ऑल? तो उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किस चीज़ में किया जाता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। यदि आपने 12वीं क्लास में पढ़ा होगा तो 12वीं क्लास में
वहाँ पर दूसरा चैप्टर है उपभोक्ता का व्यवहार। तो उपभोक्ता का व्यवहार किस चीज़ में अध्ययन करेंगे हम? व्यष्टि अर्थशास्त्र में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है, कीमत यंत्र है, राष्ट्रीय आय और रोजगार, या ऑल सभी क्या है? कीमत यंत्र और राष्ट्रीय आय ये आपका समष्टि अर्थशास्त्र के वो हैं, कहते हैं यंत्र है। यंत्र का मतलब साधन है। इनसे हम क्या कर सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में ये काम आते हैं। और यहाँ पर है कीमत यंत्र दे रखा है, तो कीमत यंत्र जो है किसका साधन है? यह है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसका प्रयोग किया जाता है। नाउ उत्पादन संभावना वक्र, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक उत्पादन संभावना वक्र बना रखा है। ये आपका OY अक्ष, ये है आपका OX अक्ष, और इसे कहते हैं PPC। PPC का मतलब है उत्पादन संभावना वक्र। और ये है दूसरा PPC, ये डॉट 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 में आपको दिखा रखा है, ये PPC1, ये उत्पादन संभावना वक्र है। इसमें ABC ये बिंदु हैं, एक बिंदु इसमें बीच में E है और एक बिंदु ऊपर D बिंदु है। अब इस पर आधारित क्या है, चित्र दे करके आपने इन क्वेश्चनों का जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं कि बिंदु ABC हैं। इस चित्र में बिंदु ABC क्या दर्शा रहे हैं? उत्पादन X वस्तु, यानी X वस्तु का उत्पादन बता रहे हैं, या Y वस्तु का उत्पादन बता रहे हैं, या उत्पादन संभावना बता रहे हैं, या D है साधन रेखा के बिंदु बता रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C, यानी ये उत्पादन संभावना को व्यक्त करते हैं। ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है, बिंदु E दर्शाता है। यहाँ पर ये जो उत्पादन संभावना वक्र के अंदर जितने भी बिंदु हैं वो क्या दर्शाते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए। वस्तु X व वस्तु B की मात्रा, या साधनों का विकास, साधनों का अकुशल उपयोग, या साधनों का सर्वाधिक उपयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C है साधनों का अकुशल उपयोग। दोस्तों इस रेखा, यानी ये जो उत्पादन संभावना वक्र है, इस रेखा से नीचे या अंदर जितने भी बिंदु होते हैं, इसमें कितने भी बिंदु हो सकते हैं, जितने भी बिंदु होंगे वो क्या प्रदर्शित करते हैं, या जहाँ पर भी कोई बिंदु होगा वह प्रदर्शित करता है कि साधनों का कैसा है, अकुशल उपयोग हो रहा है, यानी साधनों का सही ढंग से प्रयोग नहीं हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, बिंदु D प्रदर्शित करता है। D बिंदु ये यहाँ पर बताया गया है। D बिंदु क्या प्रदर्शित कर? साधनों का विकास, साधनों का अल्प प्रयोग, एक साधन का प्रयोग, या सीमित संसाधनों का उपयोग। तो ये क्या बताता है? साधनों का विकास। ये जो PPC कर्व है, इससे जो दाएं साइड को जो क्या होगा, उत्पादन संभावना वक्र होगा, वो क्या प्रदर्शित करेगा? वो प्रदर्शित करेगा कि ये क्या हो रहा है, साधनों का विकास हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता है। देखो इसकी मान्यता क्या है? मान्यता का मतलब है जिन्हें हम क्या करते हैं, मान करके चलते हैं। जिन्हें हम मान करके चलते हैं वो क्या कहलाती है? मान्यता। तो देखो इसकी मान्यता क्या क्या है? पूर्ण रोजगार की स्थिति है। B ये साधनों का हस्तांतरण है, साधनों का पूर्ण कुशलता के साथ उपयोग है, या ऑल। तो इसकी मान्यताएं ये सब है, यानी उत्पादन संभावना वक्र मान करके चलता है कि समाज में क्या है, पूर्ण रोजगार की स्थिति है, और साधनों का हस्तांतरण किया जा सकता है, और साधनों का पूर्ण कुशलता के साथ उपयोग किया जाता है। और इसकी कुछ अन्य भी क्या मान्यता हैं उत्पादन साधनों की? स्थिर मान्यता की हमारे पास क्या है, साधन कैसे हैं, स्थिर है, और जो तकनीकी है वो स्थिर है, और दो वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है उन दी हुई तकनीकी के माध्यम से। तो गाइस अब आप इस पेज की भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, आर्थिक समस्याओं को किस वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है या किया जाता है? ये ऑप्शन है उत्पादन संभावना वक्र, सम उत्पाद वक्र, लॉरेंज वक्र।
तो इसका जो आर्थिक समस्या हैं गाइस वो उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि उत्पादन संभावना वक्र हमें बताता है कि हमारे पास सीमित संसाधन हैं और तकनीकी दी हुई है। इन तकनीकी दी हुई होने के कारण से और हमारे पास साधन सीमित हैं और हमारे पास चुनाव की समस्या होती है, और जिस के लिए हमें क्या करना है, इस प्रकार से संसाधनों का उपयोग करना है कि ताकि हमको अधिकतम कुशलता प्राप्त हो सकें। तो ऐसा वक्र कौन सा है? उत्पादन संभावना वक्र है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, उत्पादन संभावना रेखा चुनाव की सूची बताती है। उत्पादन संभावना वक्र चुनाव की सूची बताती है, ऐसा किसने कहा है? तो सैमुअल्सन ने, बोल्डिंग ने, या फिर एफ.एच. नाइट ने, या रॉबिन्सन ने। तो ऐसा किसने कहा है कि यह चुनाव की सूची है? चुनाव की सूची तो ये सैमुअल्सन ने कहा है। ये बताता है कि हमें क्या करना होता है, चुनाव करना होता है कि हमको किस वस्तु का अधिकतम उपयोग करना है और किसका कम करना है, उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, ये मैं आपको फिर से यहाँ पर थोड़ा सा बता लेता हूँ। ये है उत्पादन संभावना वक्र है, यानी इसके लिए बोलते हैं पीपीसी कर्व। ये पीपीसी कर्व है यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये मान बात क्या है, गेहूँ है और यहाँ है चावल, ये है चावल। अब देखो, यदि आप क्या करेंगे, चावल की मात्रा को बढ़ाते हैं तो गेहूं की मात्रा को घटाना पड़ेगा, यदि इसकी मात्रा को बढ़ाते हैं तो इसकी मात्रा को घटाना पड़ेगा, है ना। यह है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ हमें यह बताता है कि किस वस्तु का अधिक उपयोग करें और किस वस्तु का यानी उत्पादन कम करें, यानी ये चुनाव की सूची हमारे सामने प्रस्तुत करती है। तो ये किसने कहा है? सैमुअल्सन ने कहा है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो इसका आंसर क्या? ऊपर से नीचे। अभी मैंने आपको यूँ बताया कि कैसे हो रहा, ऊपर से नीचे। वैसे बाएं से दाएं भी है, लेकिन मेन क्या है, ऊपर से नीचे। और कभी कभी ये दोनों वाक्य एक साथ भी हो सकते हैं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे। तो वो वाला ऑप्शन को आप टिक कर लेना, यानी प्रश्न के हिसाब से यानी हमें क्या करना होता है, आंसर का जवाब देना होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17, उत्पादन संभावना वक्र क्या अक्ष की ओर नतोदर होता है, या अक्ष की ओर उन्तोदर होता है, अक्ष की ओर समांतर होता है, या लंबवत होता है? तो क्या है? नतोदर। नतोदर के लिए बोलते कॉनकेव। देखो ए वाला जो स्ट्रक्चर है यूं, तो ये यहाँ से कैसा है, ये अंदर की ओर है। तो अंदर की ओर जो होता है, यानी ए क्या अक्ष है, वाई अक्ष है और एक्स अक्ष। तो इन दोनों अक्ष के प्रति ये कैसा है, यानी नतोदर है। इसके लिए बोलते हैं कॉनकेव। क्या बोलते हैं? कॉनकेव, CONCAV, कॉनकेव है। तो ये कॉनकेव होता है। ना क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्पादन संभावना वक्र का अपवाद है, पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं है। साधनों का उपयोग पूर्ण कुशलता से नहीं किया जा रहा है। साधन कुशलता एवं पूर्ण रोजगार, उपलब्ध संसाधनों की पूर्ति स्थिर है। तो इसका राइट आंसर क्या है? पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं है। ये वाला इसका राइट आंसर है, अपवाद है, यानी कि पूर्ण रोजगार की स्थिति, क्योंकि ये मानता है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति, जबकि क्या पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं पाई जाती है समाज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि इनमें से क्या उत्पादन संभावना वक्र के चलन को अग्रेसित नहीं करता? अग्रेसित मतलब आगे की ओर। ये उत्पादन संभावना वक्र मैंने खींचा है, ये दूसरा उत्पादन संभावना वक्र है, यानी अग्रेसित वक्र है। तो किस कारण से ये वक्र आगे की ओर नहीं खिसक सकता है? तो किस ओर नहीं खिसक सकता है? तो देखिए यहाँ पर है कि तकनीकी उन्नयन के कारण से ये आगे की ओर जा सकते हैं। नए तेल भंडारण का अन्वेषण होगा तो आगे की ओर खिसकेगा, और वृद्ध बेरोजगारी या साधनों का विनाश। तो चलन अग्रेसित नहीं करता। अग्रेसित नहीं करेगा का मतलब है जस्ट इसका उल्टा समझ लो आप,
कि पीछे की ओर, तो पीछे की ओर साधनों का विनाश होगा तो क्या हो जाएगा कि उत्पादन संभावना वक्र पीछे की ओर हट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन इसका क्लियर हो जाएगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन विल बी द क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से किसके अनुसार उत्पादन संभावना वक्र वह है जो दो वस्तुओं या सेवाओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करता है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के दिए हुए साधनों तथा तकनीक के द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में होता है। यह किसने कहा है, सैमुअल्सन, बेल्किंग, मार्शल और हिक्स। तो यह किसने कहा है, क्या कहा है, सैमुअल्सन ने कहा है। यानी इन्होंने कहा है कि उत्पादन संभावना क्या है, दो वस्तुओं के उन संयोगों को बताता है जिन्हें दिए हुए साधन या और तकनीकी के माध्यम से उत्पादित किया जा सकता है जो कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में होता है। सिंपल सी बात है। तो ये सैमुअल्सन की परिभाषा थी। तो गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगी, यदि आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, इससे आपका भविष्य का उजागर होने वाला है। तो गाइस ऑल द बेस्ट, एडवांस में आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइस। आप इस पेज की भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके।